जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं हिस्ट्री की जो सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, एक कंप्लीट हिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊँगा। और उसमें जो मेरा इस समय का लेक्चर चल रहा है, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कितने डीप में मैं पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। डीप में इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी का जो इस समय का पैटर्न है, आप लोगों को लगता है कि बहुत हल्का उसने पैटर्न कर दिया, या तथाकथित कोचिंग वाले इस चीज़ को बताते हैं कि आपको तो कुछ नहीं पढ़ना, हमारे बस नोट्स पढ़ लेना हो जाएगा। जबकि रियलिटी ये है कि यूपीएससी ने जब से ऑप्शनल हटाया है, तब से आपको पढ़ने का विकल्प बहुत दे दिया है कि आप ढेर सारा पढ़ोगे और उसमें से हम कुछ चीज़ें पूछ लेंगे। कुछ चीज़ें वो एकदम नॉर्मल पूछता है, एकदम नॉर्मल पूछता है, आपको लगेगा कि भाई ये कहाँ से इतना सिंपल सवाल पूछ दिया। लेकिन कुछ चीज़ें वो इतना अंदर जाके पूछता है कि अगर आप डीपली चीज़ों के एनालिसिस करके नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं आएगा। ये एक रियलिटी है। अब देखो, कोचिंग वाले हैं भाई, उनकी अपनी दुकानें हैं। जैसे मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना लेक्चर लूँगा। संदेश ये है कि अगर आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कुछ समय पहले एक घटना घटी थी और 3 छात्र पानी में डूब के मर गए थे। वहीं पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि कुछ एक बच्चे की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, एक बच्चे थे उसने सुसाइड कर लिया था। ये सब ओल्ड राजेंद्र नगर में हो रहा था। उसके पहले मुखर्जी नगर में आगजनी की घटना हुई थी कोचिंग में, वहाँ से बच्चे कूद गए थे 4थी मंजिल से। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़ रहा है तो वो है छात्रों पे। और छात्रों पे भी सबसे ज़्यादा अगर किसी पे पड़ रहा था, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उसी का। आप देखिए कि राजेंद्र नगर की जो कोचिंगें हैं, उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हम कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन मुखर्जी नगर के जो छात्र हैं उनको ये सब चीज़ें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मुखर्जी नगर में आप देख रहे हैं कि मुखर्जी नगर के कुछ तथाकथित अपने आप को, मतलब कि यहाँ के टीचर कह रहे हैं कि हम यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। अब छात्रों का भविष्य तो अधर में पड़ गया। 2 साल 3 साल वो अपने आप को मतलब समझ ही नहीं पा रहे हम किस कोचिंग में जुड़े, कहाँ पे जुड़े, कहाँ पे लाइब्रेरी करें, कहाँ पे जाएं, कहाँ ना जाएं। उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। यानी हिंदी मीडियम का छात्र अगर आप देखो तो एक तो सिस्टम उसको मार रहा है, दूसरा यहाँ के जो कोचिंग माफियाज हैं वो भी आपको मार रहे हैं। तो संभल के आप लोग चलो। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं होता, हिंदी मीडियम में रिजल्ट होता है, बस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सही चीज़ें हिंदी मीडियम के छात्रों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जो पहुंचाने की कोशिश करता है तो तथाकथित छात्र भी क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो है कि देखते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स को देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपए की फ़ीस देते हैं और अपना 4 साल 5 साल बर्बाद करते हैं। उनको पता ही नहीं है पढ़ना कैसे है। जबकि यूपीएससी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि उसने अपना सिलेबस दे रखा है कि यही चीज़ आपको पढ़ना है। उस सिलेबस में भी अगर आप देखोगे तो जो पीटी का सिलेबस है उसमें मात्र 6-7 सब्जेक्ट को उसने जो है कि क्या किया है कि समाहित किया है, आपके सामने जो है प्रस्तुत किया है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, कल्चर, और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स है। अगर इस चीज़ पे अगर आपने कमांड कर लिया तो पीटी का सिलेबस तो आपका पूरा हो ही गया। साथ ही साथ देखेंगे लगभग 70 से 80% आपका मेंस का सिलेबस हो जाता है। लेकिन तथाकथित कोचिंग वाले इस चीज़ को नहीं बताते हैं। तो बार बार आप लोगों को इन सब्जेक्ट्स पे अपना कमांड करना पड़ेगा, इनसे संबंधित किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। समय समय पे आपको चीज़ें बताता रहूँगा। चलिए मैं आपको हड़प्पा सभ्यता में फिर से लेके चलता हूँ। हड़प्पा सभ्यता में हमने एक चीज़ देखा कि कैसे जो है इसकी खोज हुई, कैसे अब इसकी खुदाई शुरू हो चुकी है। हड़प्पा के स्थलों की खुदाई शुरू हो चुकी है और हड़प्पा की जो खुदाई हुई है उसमें पहला स्थल हमने देखा है हड़प्पा। खुद हड़प्पा को हमने देखा है कि हड़प्पा की खुदाई हुई है और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अब हम जो है कि दूसरे स्थल को लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मोहनजोदड़ो। मैंने बताया है कि लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई है। और साथ ही साथ आप देखेंगे 3 देशों में ये सभ्यता फैली हुई है। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, यह भी आपको जानने लायक है। अब जो जो चीज़ें मिल रही हैं उसके आधार पे आप देखोगे कि कैसे उस समय की कला है, उस समय का समाज कैसा है, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी है, उस समय का
आपका मनोरंजन के साधन क्या है, उस समय का खान पान क्या है, शिक्षा की व्यवस्था उस समय कैसी है, इस राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, नगर नियोजन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब यहाँ से जो खुदाई हुई है उससे आपको पता चलती है। और जो भी चीज़ें पता चलती है कहीं लिखित रूप से नहीं पता चलती है, बल्कि क्या है, जो एविडेंस मिले हैं यानी पूरा तात्विक जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि ये चीज़ रही होगी। हमेशा एक चीज़ देखिएगा, जब आपके पास लिखित कोई साक्ष्य न हो तो आप अनुमान लगाते हैं कि रही होगी, रहा होगा, एक अनुमान आपका चलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में आप एक अनुमान लगा के चलोगे कि यह चीज़ इसलिए रही होगी। जैसे मैं मोहनजोदड़ो को लेता हूँ, मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, और ये पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, वहाँ पे लड़काना ज़िला है और सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और वहीं पे आपने जो है कि हड़प्पा को देखा, वो भी पाकिस्तान में था, वो रावी नदी के बाएं तट पे था। अब ये आप देखेंगे दायां बायां, खैर छोड़िए, लेकिन यह आपको याद रखना पड़ेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, धौलावीरा किस नदी के किनारे है, लोथल किस नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और किस जगह पर है यह भी याद रखना पड़ेगा। वहाँ से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है वह भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप छठी सातवीं की किताब पढ़ें, छठी क्लास की किताब पढ़ें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की जो छठी क्लास की किताब है उसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ भी बताया गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी एक ऐसा टीला पे जहाँ पे जो है कि मरे हुए शव मिले हैं। अभी हम बताएंगे कैसे जो है कि, और कुछ लोग इसको जो है मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान भी कहते हैं। और नखलिस्तान का मतलब होता है कि रेगिस्तान का जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसको नखलिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान का जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसको नखलिस्तान कहते हैं, और मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो एक साइट्स है मोहनजोदड़ो, वहाँ से कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो एक जो पुरातात्विक साक्ष्य है वहाँ की खुदाई से जो आपको वो दिखाई देता है वह है वहाँ का एक अन्नागार। एक अन्नागार आपको हड़प्पा से भी मिला है। इसी तरह से जितने भी साइट्स मिलेंगे, जितने भी स्थल मिलेंगे, वहाँ पे अन्नागार आपको मिलेगा ही मिलेगा लगभग। तो मोहनजोदड़ो से भी क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार मिला है। यह अन्नागार, इसमें जो है 27 प्रकोष्ठ बने हुए हैं, यानी 27 गोदाम बने हुए हैं। 27 जो है कि वो मतलब कि प्रकोष्ठ बने हुए हैं जहाँ अनाजों को रखा जाता था। और ये कहा जाता है कि ये पूरे हड़प्पा सभ्यता की, यानी जितने साइट्स मिले हैं उसकी सबसे बड़ी इमारत है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, वो कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ पे एक जो है स्नानागार मिला है, द ग्रेट बाथ। ये स्नानागार क्या है, जैसे आज आप लोग देखते हो जो यूपी बिहार से होंगे, पूर्वी यूपी और बिहार से होंगे, आजकल तो आप जो है कि देखते होंगे कि मुंबई में हुआ या जो है दिल्ली में हुआ या जितने भी शहर हुए, वहाँ पे भी जो पूर्वी यूपी और बिहार के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि पानी में छठी मैया की पूजा करते हैं। शाम के समय मतलब कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, सुबह के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी एक धार्मिक प्रवृत्ति। उसी तरह से यहाँ पे एक अन्नागार है, स्विमिंग पूल जैसा है। इसमें उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हैं, मतलब आप उतर सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको वो किया गया था ताकि इसमें मतलब कि वो जो मिट्टी वाली कीचड़ ना बने। दूसरा ये है कि इसमें पूरब के साइड में एक कुआं बना हुआ है और पश्चिम के साइड में मतलब गंदे पानी के निकास की भी व्यवस्था है। और ये जो स्नानागार मिला है, यहाँ पे 8 कमरे भी मिले हैं जिसमें लोग कपड़े बदल सकते हैं। तो इसमें एक अनुमान लगाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं ये स्विमिंग पूल जैसा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसकी जो है धार्मिक महत्ता है। पूजा पाठ के लिए लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ पे स्नान करते थे, सूर्य देवता की पूजा करते थे, चेंजिंग रूम बना हुआ था वहाँ पे देख रहे हो आप, वर्तमान समय में रहे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो आज से लगभग 4000 साल पहले की है, 3500 4000 साल पहले की है सभ्यता, वहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखाई देती है। अभी आप जो है कि कुछ समय पहले की कल्पना करिए,
20 साल पहले, 30 साल पहले, ठीक है, उस समय जो है कि बहुत डेवलप चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे कि इतनी आश्चर्यजनक चीज़ें आपको मिलेंगी कि आपको लगेगा कि यार ये सभ्यता कैसे जो है कि इतना डेवलप रही होगी। वो साधारण सभ्यता नहीं है, परफेक्ट सभ्यता है। आप देखेंगे गलियों की चौड़ाई लंबाई एकदम फिक्स है, नालियाँ ढकी हुई हैं ताकि किसी के ऊपर गंदे पानी का छींटा ना पड़े। शोरगुल से बचने के लिए खिड़कियाँ दूसरे साइड में है, दरवाज़ा दूसरे साइड में बना हुआ है। सब एक व्यवस्था के तहत बनाई गई है। जैसे ये लगता है कि जैसे आज की नगर पालिका वाली व्यवस्था है कि किसी से परमिशन लेकर और पूरा नाप तोल के जो है कि सिटी बसाई जाती है, उस तरह का यहाँ पे शहर बसाया हुआ है। समझ रहे हैं? तो एक तो अन्नागार मिला है, दूसरा स्नानागार मिला है, और तीसरा यहाँ पे सभा भवन मिला है। और ये जो सभा भवन मिला है यहाँ पे 20 खंभे हैं। इस सभा भवन में 20 खंभे। तो कुछ लोग तो कहते हैं नहीं ये कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जहाँ पे जो है कि कई दुकानें होती हैं, लोग जाके अपना सामान खरीदते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया ये सभा भवन है, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर पंचायत वगैरह करते रहे होंगे, अपने विषयों पे चर्चा करते रहे होंगे। एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो करके, आप देख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीज़ें उसमें दिखाई गई है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का आप देखेंगे कि एक जगह जो है कि वर्णन है, इसमें एक श्रृंगी पशु, एक सींग वाले पशु का, यूनिकॉर्न की जो है कि चर्चा आपको जो है कि मिलती है। सबसे ज़्यादा मोहरे पर उसी का है, वो सबसे पवित्र पशु माना जाता है, ठीक है। और फाख्ता यानी कबूतर, ऐसी चीज़ें जो है कि वहाँ पर दिखती हैं। आप जो है कि वो देखोगे मोहनजोदड़ो तो कुछ चीज़ें जो है आपको समझ में, पूरी चीज़ें नहीं समझ में आएगी लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आपको आएगी। तो अन्नागार मिला है, पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। स्नानागार मिला है, फिर तीसरा जो है कि सभागार मिला है, और जो चौथी चीज़ मिली है वो कांस की नर्तकी मिली है। अब देखो, हमें हड़प्पा सभ्यता में ये भी चीज़ दिखाई देती है कि हम धातुओं के खिलौने बना सकते हैं, हम धातुओं की मूर्तियां बना सकते हैं। कांस की मूर्ति मिली है, और जो कांस की मूर्ति मिली है नग्न अवस्था में है, वो कमर पे हाथ रखे हुई है, हाथों में चूड़ियां हैं, सारी चीज़ें हैं। मतलब कि जो वर्तमान समय में जैसी चीज़ें आप देख रहे हो वैसी चीज़ें आपको हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देती है। इश्क मूवी का वो देखिएगा, इश्क मूवी में जब वो क्या बोलते हैं अजय देवगन है और आमिर खान है, वो जाते हैं, वो एक पुतले को जो है कि चेंज कर देते हैं। वो कहता है खुदा की बनाई हुई कुदरत को ही इसने बदल दिया, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, एक ढांचा ही तो है। तो ये भी कांस नर्तकी मिली है, ध्यान रखिएगा। कांसा गलाना हम जानते हैं, कांसा बनाना जानते हैं, तांबे और टिन को मिलाकर, और उससे हम मूर्ति भी बना ले रहे हैं। तो कांस की मूर्ति मिली है, वो 11.5 सेंटीमीटर ऊंची है, और उसका जो शारीरिक बनावट है वो आद्य एस्ट्रियाइड मानव के नस्ल के करीब है। यानी जो आप देखो शरीर की बनावट है, मतलब कि चेहरा ऐसा होगा, धड़ ऐसा होगा, तो लोग बता देते हैं कि ये इस नस्ल का है। जैसे भारत में 5 नस्लें पाई जाती है, अगर आप जो है कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा पशुपति शिव की मुहर मिली है, पशुपति शिव की मुहर मिली। अब कैसे पता कि ये पशुपति शिव है? एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक योगी की अवस्था में बैठे हुए हैं, उनके चारों ओर पशु हैं, नीचे जो है कि बाघ की खाल है उस पर बैठे हुए हैं, चारों ओर पशु है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये पशुपति शिव नहीं है, क्योंकि इसमें बैल का अंकन नहीं है, भैंसा है, हिरण है, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी ऐसी मुहर मिली है योगी की अवस्था में, तो लोग कहते हैं कि भैया ये हमारे आद्य शिव है, उनकी मूर्ति है, उनकी मुहर है। तो पशुपति शिव की मुहर भी मिली है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ के सड़कों की चौड़ाई 9.14 मीटर, सड़कों की चौड़ाई यानी इतनी चौड़ी है, 10 मीटर के आसपास। और क्या बोलते हैं, सहायक गलियों की चौड़ाई 3 मीटर। फिर उसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ से कि मुख्य सड़कों पर 42 मानव कंकाल अस्त व्यस्त अवस्था में मिले, 42 मानव कंकाल। और उस समय 42 मानव कंकाल छोटी मोटी बात नहीं होगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता हो सकता है कि यहाँ पे आपस में लोग लड़े हों या युद्ध हुआ हो, उसके बाद इन चीज़ों को लोग छोड़ के गए हों।
42 मानव कंकाल अस्त व्यस्त अवस्था में मिले हैं। इसके अलावा चांदी की चूड़ियाँ मिली हैं, यानी हम चांदी से परिचित। अभी लोहा नहीं है हड़प्पा सभ्यता में, बस इतना ध्यान रखिएगा। लोहा नहीं है, चांदी है, सोना है, ठीक है ना। तो चांदी की चूड़ियाँ मिली हैं, चांदी की थाली मिली है, ध्यान रखिए, चांदी की थाली। कांसे का कुत्ता मिला है, यानी कांसे को गला के जो है कुत्ता बनाया गया है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी ईंट मिली है, ये पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट यहीं से मिली है। सेल कड़ी मिट्टी का बना हुआ कुत्ता मिला है, ठीक है। नाव अंकित मुहर मिली है। और सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, दजला फरात आपने देखा होगा, मेसोपोटामिया इराक वाला जो एरिया है, वहाँ पे दजला फरात नदियाँ हैं, वहीं पे मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी। वहाँ की 5 मोहरे यहाँ पे मिली। ये क्या बताता है कि हमारा वहाँ के साथ ट्रेड होता था, व्यापार होता था। हमारा वहाँ के साथ क्या होता था? व्यापार होता था, तभी तो यहाँ की मुहर वहाँ मिली है, वहाँ की मुहर यहाँ मिली है। हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की 5 मोहरें मिली हैं। शंख की अंगूठी मिली है, तांबे का हेयर पिन मिला है, समझ रहे हैं ना, बालों में लगाने वाला पिन। इसके अलावा दाढ़ी युक्त पुरोहित का सिर मिला है, यानी दाढ़ी है, जैसे आज जो है कि क्रेज चल गया है दाढ़ी रखने का, आप देखते हैं गलमुच्छे टाइप का होता है सेट उट करवा के, उसी तरह से जो है कि दाढ़ी युक्त पुरोहित का सिर मिला है, ये वाला धड़ मिला है, और उस पर जो है कि दाढ़ी का अंकन है, ठीक है। इसके अलावा कुल्हाड़ा एवं बसूली मिली है। कुल्हाड़ा आप जानते हैं, बसूली आप जानते हैं। बसूली से क्या किया जाता था? लकड़ियों को जो है कि बहुत से लोग केवल बसूली से ही फर्नीचर की बहुत सी चीज़ें बना देते थे, और उसको आज भी मशीनें उस तरह के नहीं बना पाएगी, इतनी कलाकारी हमारे अंदर थी, हमारे भारत के अंदर। हालांकि धीरे धीरे हम मशीनीकरण की तरफ बढ़ गए, और जो हमारी हस्त कला है वो धीरे धीरे विलुप्त होती गई। आप ये अनुमान लगाइए कि यहाँ पे जब आप जो है कि आप देखेंगे कि इसमें शक, हूण, कुषाण का जब आक्रमण होता है, या बंगाल में आप देखेंगे जब अंग्रेज आए हैं, तो उस समय का जो हमारा व्यापार होता था, उस समय हमें इतनी बारीकी से चीज़ों को बनाते थे कि एक माचिस के डिब्बे में एक साड़ी को, रेशम की साड़ी को रख देते थे। इतनी बारीकी से हम उस कलाकारी को जानते। पूरी साड़ी को, साड़ी 6 मीटर की होती है, उसमें इतनी हमारे पास हस्तकला थी, परफेक्ट थे हर चीज़ों में हम। और धीरे धीरे तथाकथित अंग्रेजों ने, और फिर काले अंग्रेजों ने, जो संसद में बैठे हुए काले अंग्रेज हैं, आप देखो किस तरह से पूरी सभ्यता को ही विनष्ट कर दिए। पूरी सभ्यता को ही उन्होंने विनष्ट करने पे एकदम आमादा हैं। आपकी दवाइयों को तो आपको खाने ही नहीं दिया जाएगा, आपकी चीज़ों को तो आपको खाने ही नहीं दिया जाएगा, हर चीज़ में केमिकल मिला के आपको खिलाया जाएगा, कैंसर पैदा किया जाएगा, पहले बीमारियां पैदा की जाएगी, फिर उसके बाद आपका इलाज किया जाएगा, और इलाज के नाम पे आपको लूटा जाएगा, मारा जाएगा, आप जो है मर के इस दुनिया से चले जाओगे। आप अपने दिमाग में एक चीज़ एडजस्ट कर लोगे कि नहीं, यही मेरी नियति है। ये कौन कर रहा है? काले अंग्रेज, वर्तमान समय के अंग्रेजों ने जितना भारत को नहीं लूटा, उतना जो है काले अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद किया है। और भारत में सबसे ज़्यादा इस समय बर्बादी का कारण अगर कोई है तो वो भारत का ईसाईकरण है। भारत का ईसाईकरण, आप जो है पूर्वोत्तर में चले जाइए, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, और दक्षिण भारत में चले जाइए, केरला, आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए, छत्तीसगढ़, झारखंड, आदिवासी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोग मुसलमानों को खतरा बता रहे हैं, मुसलमानों से ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो है ईसाईकरण। भारत का बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अभी आप देखिएगा कुछ सालों में आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ हो क्या रहा है। तो चीज़ों को समझिए। तो दाढ़ी युक्त पुरोहित का सिर मिला है, कुल्हाड़ा तथा बसूली मिली है। साहुल जानते हैं क्या होता है? जो घर बनाते हैं तो चीज़ों को नापते हैं कि कहाँ पे 1 इंची जो है कि छोटा हो रहा है, कहाँ 1 इंची बड़ा हो रहा है, साहुल से नापते थे। साहुल मिला है, चाकू मिला है, सिलबट्टा मिला है, चांदी के बर्तन से लिपटा हुआ सूती कपड़ा मिला है। चांदी के बर्तन मतलब चांदी का बर्तन है, उसके ऊपर
सूती के आपसे पूछा जाता है कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? कपास की खेती भारत में हुई है, हड़प्पा सभ्यता में। सूती कपड़ा कपास से ही बनता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, संगमरमर के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, कहते हैं ना पत्थरों का भी इस्तेमाल ये लोग करते थे। फिर घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं और 42 सेंटीमीटर आरी भी मिली है, आरी जिससे काटते थे लकड़ियों को। अब ये चीज़ें आपको समझना होगा, ये चीज़ें आपको समझना होगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप डीप में पढ़ोगे, जितना हिस्ट्री को पढ़ोगे उतना ही जानोगे। और हिस्ट्री को, पॉलिटी को, ज्योग्राफी को जिसने अच्छे से समझ लिया, इकोनॉमी उसको समझ में आ जाएगी। खासकर ज्योग्राफी को जिसने बढ़िया तरीके से समझ लिया ना, हिस्ट्री उसके लिए आसान हो जाएगी। बेल्ट के साक्ष्य मिले हैं, बेल्ट कटिबंध जो आप कमर में लगा के चलते हो, बेल्ट के साक्ष्य मिले हैं। एक विश्वविख्यात वृषभ अंकित मुहर मिली है, वृषभ बैल। और भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की जड़ है गाय और बैल, वो भी देसी गाय, जिसको आज आप नहीं समझ पाओगे। आधुनिक हो आप गाली दोगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ थी हमारी गाय, और वो प्राचीन काल से है। आप अभी जो है 10 साल 15 साल पहले चले जाओ, गांव में खेती बैलों के भरोसे होती थी। और वो जो देसी गाय थी भले दूध कम देती थी, कुछ देसी गाय बहुत दूध देती है, 40-40 लीटर तक दूध देती है, लेकिन कुछ देसी गाय बहुत कम दूध देती है। वो जो देसी गाय का जो दूध है वो दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद, उसका जो घी है आपको पैरालाइसिस जैसी समस्या को दूर कर सकता है। लेकिन आप अपनी महत्व को जो है दूर कर दिए, समझ ही नहीं पा रहे हो अपनी चीज़ों को। भाग रहे हो केमिकल का दूध पीने के लिए, भाग रहे हो केमिकल की चीज़ें खाने के लिए, भाग रहे हो आप, समझ नहीं पा रहे हो अपने घरों से। अगर कोई सरकार आती है कहती है कि भाई गाय पालो, तो आप कहते हो ना। सड़कों पे गायों को जो है कि मरने के लिए, जिसको आप माँ बोलते थे, सड़कों पे अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया है, वो कचरा खा रही है। ये हमारी संस्कृति हो गई है। एक्सीडेंट हो रहा है, वहाँ पर तड़प के मर जा रही है। और आप तो फर्क भी नहीं कर पा रहे हो कि देसी गाय क्या होती है, जर्सी गाय क्या होती है, केमिकल का दूध क्या होता है, ओरिजिनल दूध क्या होता है। फंस गए हो चंगुल में और फंसे रहोगे। इसी तरह से आप देखेंगे एक विशेष वी आकार का मनका मिला है, वी आकार का मनका मिला है, तथा मनका पर तथा एक और मनका मिला है, उस पर जो है कि 3 बंदर अंकित है। गांधी जी वाले नहीं, गांधी जी के 3 बंदर, एक कान बंद किया हुआ, एक आंख बंद किया हुआ, एक मुंह बंद किया, ऐसे नहीं, 3 बंदर मिले हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से बहुत सी चीज़ें मिले हैं जो उस समय के समाज को, उस समय की अर्थव्यवस्था को, उस समय की कला को, उस समय की समाज प्रशासनिक व्यवस्था को, सारी चीज़ों को आपको बताएगा। इसके बाद मैं कालीबंगा के बारे में आपको बताऊंगा। अगर चीज़ों को आपने समझ लिया, मेरे लेक्चर को थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको चलना पड़ेगा, इतिहास में आप परफेक्ट हो जाओगे। और इतिहास में ही नहीं परफेक्ट हो गए, हो सकता है जीवन में परफेक्ट हो जाओ। कहा जाता है ना, शिक्षक साधारण पुरुष नहीं होता है, शिक्षक साधारण पुरुष नहीं होता है, उसके मुट्ठी में सृजन और विनाश दोनों होता है। चाणक्य का ये कथन है, जब घनानंद उनका जो है विरोध करता है, मजाक उड़ाता है। और आप देख लीजिए चाणक्य को, घनानंद को तो बर्बाद करता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना देता है, और वह साम्राज्य, मगध का साम्राज्य, पूरे विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य उस समय। मजाक नहीं होता है कोई शिक्षक। अगर वास्तव में शिक्षक है, व्यापारी नहीं है, तो मैं व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूं। शिक्षक है तो वो अपना मेहनताना लेगा, लेकिन अच्छी चीज भी बताएगा। भारत में शिक्षा को जिस तरह से बर्बाद किया गया, उसके बाद भी अगर कोई आपको शिक्षक मिल जाता है ऐसा जो आपका जीवन बदल दे, बना लो उसको अपना गुरु।
क्योंकि गुरु के हाथों में वो सामर्थ्य है ना कि वो आपको क्या से क्या बना देगा। सब कुछ गुरु के हाथों में है। आप जितने भी खिलाड़ी देख लीजिए, उनका कोई ना कोई गुरु होगा ही, कोच होगा ही। जितने भी राजनीतिक नेता को देखिए, उनका कोई ना कोई गुरु होगा ही। चोर चोर को गुरु बनाता है, साहू साहू को गुरु बनाता है। आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड का गुरु बना लो, जीवन सफल हो जाएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।